तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैभवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति, 1688 की रक्तहीन क्रांति। ठीक है, ये पार्ट 2 में हम लोग का सिलेबस है और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आएगा। वैभवपूर्ण क्रांति, तो इसके बारे में जानने से पहले हमें इंग्लैंड के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि इंग्लैंड में क्या क्या चल रहा था उस टाइम पे। तो हम जिस तरह बता रहे हैं आप बस सुनते जाइए, आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो वैभवपूर्ण क्रांति घटित हुआ था 1688 में, लेकिन इससे पहले कुछ कुछ घटना चल रही थी इंग्लैंड में जो कि ये क्रांति होने का वो कारण बना था। पहले से ही राजा और संसद के बीच अनबन चल रहा था कि कौन सर्वोपरि है, किसका हम लोग बात मानेंगे, कौन न्यायालय चलाएगा, या फिर इस टाइप का सवाल बहुत दिन से चला आ रहा था। तो इसी का नतीजा हमें वैभवपूर्ण क्रांति देखने को मिलता है। तो इसके बारे में चलिए हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। और ये हम जो लिखे हुए हैं ये आप हूबहू लिख सकते हैं आंसर में अपना। थोड़ा लंबा ये वीडियो बनेगा क्योंकि बहुत लंबा ये टॉपिक है, इसीलिए ये लंबा वीडियो बनेगा। अंत तक आप बने रहिए इस चैनल पे, इस वीडियो पे अंत तक, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया या समझ में नहीं आया। अगर नहीं आया तो उसको और डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस शानदार क्रांति के बारे में हम लोग शानदार तरीके से अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पहले बता देते हैं, राइटिंग पे आप लोग नहीं जाइएगा, राइटिंग ये मेरा ऐसा हड़बड़ी में हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए वैभवपूर्ण क्रांति यह घटित कब हुआ था? यह घटित हुआ था 1688 में। ठीक है, 1688 में घटित हुआ था। तो वैभवपूर्ण क्रांति 1688 में घटित विश्व इतिहास की प्रमुख घटना में से एक है। विश्व इतिहास में प्रमुख घटना में से एक वैभवपूर्ण क्रांति 1688 की। यह क्रांति इंग्लैंड में, यूँ तो इंग्लैंड में घटित हुआ था, इंग्लैंड में घटित, लेकिन इसका बाद में पूरा विश्व में प्रभाव देखा गया। तो इंग्लैंड में घटित संसद और राजा के शक्तियों के आपस में टकराव का नतीजा था, कि राजा और संसद के बीच टकराव का नतीजा था। पहले ही बताया था कि कौन सर्वोपरि होगा, किसका बात माना जाएगा, कौन किस पे अधिकार करेगा, इसका नतीजा था। तो यह क्रांति का नाम जो है रक्तहीन क्रांति, गौरवशाली क्रांति, शानदार क्रांति जैसे नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि वैभवपूर्ण क्रांति क्या है, उसका भी यही आंसर होगा। रक्तहीन क्रांति क्या है, उसका भी यही आंसर होगा। गौरवशाली क्रांति क्या है, उसका भी, सबका यही आंसर होगा। सबका नाम एक ही है। ठीक है, तो चलिए, यह क्रांति यूँ तो हुआ था 1688 में घटित हुआ था, परंतु इसका बीज बहुत दिनों से चले आ रहे इंग्लैंड के राजाओं तथा संसद के बीच प्रतिस्पर्धा का कारण रहा। बहुत दिन से चला आ रहा था, लेकिन 1688 में फाइनली ये बैटल हुआ। यह क्रांति इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय, किसके शासनकाल में यह क्रांति हुआ था? जेम्स द्वितीय के शासनकाल में। इससे हालांकि पहले से ही जेम्स प्रथम एक स्वेच्छाचारी था, वो भी इस टाइप का विवादास्पद राजा बना है, जिसके कारण कि आगे हमें यह क्रांति देखने को मिलती है। तो हमें याद रखना होगा कि जेम्स द्वितीय के शासनकाल में यह क्रांति संपन्न हुआ। इसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्तहीन क्रांति क्यों कहा जाता है? कोई तो रीज़न रहा होगा कि रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। तो इसका रीज़न है कि यह क्रांति संपन्न हो गया, और इसका परिणाम भी हम लोग को सामने आ गया कि क्रांति के बाद एक परिणाम हम लोग के सामने आता है, तो वो भी आ गया। लेकिन क्या हुआ कि रक्त का एक भी कतरा जो है नहीं बहा था इस क्रांति में। रक्त का एक भी कतरा नहीं बहा था, इसीलिए इसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। इसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है क्योंकि क्रांति संपन्न हो गई, इसका परिणाम भी सामने आ गया, लेकिन रक्त का एक भी कतरा नहीं गिरा। क्यों कहा जाता है रक्तहीन क्रांति? क्योंकि यह एक ऐसी क्रांति थी जिसमें रक्त का कतरा नहीं बहा, इसलिए इसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। रक्तहीन क्रांति, समझ रहे हैं? रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं औद्योगिक क्रांति। तो सबसे पहले तो क्रांति का मतलब आप समझिए। क्रांति का मतलब ये नहीं होता है कि मार धार, खून, तलवार, या कोई फील्ड में जाके एक पक्ष दो पक्ष दोनों लड़ाई कर रहा है, इसको मार रहा है, उसको मार रहा है। क्रांति का केवल ये मतलब नहीं होता है। क्रांति का मतलब होता है कि बहुत दिनों से चले आ रहे काम में
या फिर बहुत दिन से चले आ रहे हैं क्रिया में अचानक परिवर्तन हो जाना। समझ रहे हैं? बहुत दिन से चले आ रहे हैं, सॉरी, बहुत दिन से चले आ रहे हैं, कुछ काम हो गया या फिर रीति रिवाज, तो बहुत दिन से चले आ रहे रीति रिवाज में अचानक परिवर्तन, उसी को हम लोग क्रांति का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, क्योंकि खून का खतरा कतरा नहीं बहाता। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं वैभवपूर्ण क्रांति का कारण क्या क्या था। वैभवपूर्ण क्रांति का कारण क्या क्या था? तो वैभवपूर्ण क्रांति का होने का कोई आकस्मिक घटना नहीं था। आकस्मिक का मतलब होता है कि कोई अचानक होने वाला यह क्रिया नहीं था। यह घटना बहुत दिनों से चले आ रहे निरंकुशता का क्या मतलब होता है? निरंकुश का मतलब होता है कि जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, मतलब कि राजा स्वयं अपना ही जो बोले वही सत्य है, अगर दिन को रात बोले तो वही सही है। जैसे कि हमें पार्ट 1 में लुई 14वां को देखने को मिला था, लुई 14, वो भी निरंकुश शासक था। तो इसका परिणाम क्या क्या है? तो इसका कुछ कुछ परिणाम है इस क्रांति होने का। इस क्रांति का होने का निम्नलिखित कारण है। ठीक है, तो देखिए इस क्रांति होने का क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है कि राजा एवं संसद के मध्य संघर्ष। पहले ही बताया कि ये इम्पोर्टेंट रीज़न जो था क्रांति होने का यही था कि राजा और संसद के मध्य संघर्ष। तो इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। वैभवपूर्ण क्रांति के कारणों को जानने के लिए ट्यूडर काल का अध्ययन करना आवश्यक है। अब ट्यूडर काल क्या है? एक प्रश्न बनता है, ट्यूडर काल क्या है? तो ट्यूडर काल जेम्स द्वितीय और जेम्स प्रथम प्रथम के पहले का काल, स्टुअर्ट वंश के पहले काल को ट्यूडर काल कहा जाता है। ठीक है, ट्यूडर काल को जानना आवश्यक है। हेनरी सप्तम द्वारा सामंतों की शक्ति नष्ट किए जाने के पश्चात ये ट्यूडर शासक निरंकुश हो गए थे। ठीक है, ट्यूडर शासक निरंकुश हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ? 1603 ईस्वी में स्टुअर्ट वंश का इंग्लैंड में स्थापना हुई। 1603 में स्टुअर्ट वंश की स्थापना हुआ। स्टुअर्ट वंश का प्रथम शासक कौन बना? जेम्स प्रथम बना था। जेम्स प्रथम ने जनता पर अपने दैविक अधिकारों को थोपने का प्रयत्न किया। दैविक अधिकार का मतलब होता है कि राजा अपने आप को मानते थे कि हम जो है, हमको स्वयं ईश्वर ने शासन करने के लिए भेजा है। ठीक है, किंतु जनता ने इसका विरोध किया। परिणामस्वरूप इंग्लैंड में राजा एवं संसद के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। जेम्स द्वितीय के देखिए संघर्ष प्रारंभ हो गया क्योंकि वो अपने आप को दैवीय मानते थे। जेम्स द्वितीय के समय में राजा और संसद का संघर्ष तीव्र हो गया। जेम्स द्वितीय के चल रहा था जेम्स प्रथम के शासनकाल से, लेकिन जेम्स द्वितीय के शासनकाल में यह तीव्र हो गया, जिसका नतीजा वैभवपूर्ण क्रांति को देखने को मिला। वैभवपूर्ण क्रांति में अंत हुआ। इस प्रकार संसद ने राजा पर विजय प्राप्त की। इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ कि संसद जीत गया और राजा हार चुका था। दूसरा रीज़न है इस क्रांति होने का कि जेम्स द्वितीय की निरंकुशता। अब स्वेच्छाचारी शासक है तो होगा ही, निरंकुश तो होगा ही वो। तो जेम्स द्वितीय ने प्रारंभ से निरंकुशता पूर्वक शासन करने का प्रयत्न किया। निरंकुशता बता चुके हैं क्या होता है। वह अपना अत्याचारी एवं निरंकुश नीति से जनता में भय आतंक उत्पन्न करना चाहता था। हर ताकतवर राजा चाहता है कि अपने प्रजा में थोड़ा खौफ जमा के रखे ताकि वो उसका बात माने। ठीक है, हर शासक यही चाहता है। कुछ कुछ अच्छे शासक होते हैं जो बिना खौफ किए अच्छा प्रजा को खुश रखते हैं, जैसे कि हम लोग अशोक महान के बारे में पार्ट 1 में पढ़े हुए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़े हुए थे। ठीक है, तो वो सब अच्छे शासक होने के बाद भी वो निरंकुश नहीं थे, ताकि वो स्वेच्छाचारिता से शासन कर सके। जेम्स द्वितीय कैथोलिक था। अब देखिए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट उस समय में दो धर्म हुआ करता था, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट। तो ये दोनों के बीच हमेशा विवाद होता रहता था कि कौन अव्वल है, कौन अच्छा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। और जो राजा जिस
जिस मतलब कि जिस धर्म का होता था उस धर्म को वो आगे बढ़ाता था और वो अपने दूसरे धर्म को पीछे धकेलता था। तो जेम्स द्वितीय था कैथोलिक, तो जाहिर सी बात है वो कैथोलिक है तो अन्य प्रोटेस्टेंट धर्म का जो व्यक्ति है उस पर वो कुछ दबाव तो डालेगा, कुछ गलत काम तो करेगा, उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो जेम्स द्वितीय कैथोलिक था और इंग्लैंड की अधिकांश जनता थी प्रोटेस्टेंट। ये देखिए प्रोटेस्टेंट, दो धर्म था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। वह इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म का प्रचार करना चाहता था। इंग्लैंड में क्या करना चाहता था? प्रसार करना चाहता था कैथोलिक धर्म का करना चाहता था। और वो लंदन में बनाए गए एक गिरजाघर था। और लंदन में बनाए गए गिरजाघर को जनता ने घोर विरोध किया, क्योंकि ये गिरजाघर कैथोलिक के लिए अलाउ था, प्रोटेस्टेंट के लिए अलाउ नहीं था, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे थे। जेम्स द्वितीय ने अवसर पाकर क्या किया? सेना में वृद्धि की। सेना में वृद्धि कर दी जेम्स द्वितीय ने, काहे की? तो आतंकित कर सके। किसको? जनता को आतंकित कर सके। मान लीजिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमसे कोई डरे तो हम क्या करेंगे? हम अपने पास बॉडीगार्ड रख लेंगे, एक अच्छा खासा 5-6 बॉडीगार्ड रख लेंगे कि सामने वाला हमसे थोड़ा भयभीत रहे, डर के रहे, कुछ बोले ना। तो इसीलिए जेम्स द्वितीय ने सेना रख लिया कि जनता को आतंकित करने के लिए। जेम्स की सेना में अधिकांश कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट नहीं थे, कैथोलिक थे। क्यों? क्योंकि जेम्स द्वितीय भी कैथोलिक था, इसलिए उसने कैथोलिक वाला को रख लिया। जनता इंग्लैंड में पुनः सैनिक शासन की स्थापना नहीं चाहती थी। सैनिक शासन का स्थापना होने का सीधा सीधी मतलब है कि वहाँ पे जनता के हित के बारे में बात नहीं होगी, क्योंकि क्रॉमवेल के सैनिक शासन से ही जनता तंग आ चुकी थी। अतः जेम्स की निरंकुश नीति से जनता द्वारा विरोध होना स्वाभाविक था। और सीधी सी बात है कि कोई मेरा हक मारेगा तो हम उसका विरोध करेंगे, है कि नहीं? जैसे कोई मेरा फंडामेंटल राइट जो अभी की 6 फंडामेंटल राइट है, अगर इसका कोई हनन करता है तो उसका हम विरोध करेंगे ही, हमको कोई नहीं रोक सकता। प्रजा का अधिकार है कि वो अपना अधिकार के लिए लड़े, तो वही बात है। तो विरोध करना स्वाभाविक था, इसलिए विरोध किया। अब ये देखिए तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरा पॉइंट आता है खूनी न्यायालय, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हुइक दल, थोड़ा साउंड क्वालिटी आपको अच्छा नहीं मिल रहा होगा, धीरे धीरे ये बेटर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो क्वालिटी हम आपको दे रहे हैं, क्वालिटी मतलब कि ये राइटिंग का क्वालिटी का बात कर रहे हैं, कंटेंट का क्वालिटी, ये बहुत खोज के लिखा गया है। आपको इस तरह से लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। सेम टू सेम आप लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, और नंबर 20 में से 15 अगर अच्छा से लिख देते हैं तो निश्चित आएगा, अगर राइटिंग आपका अच्छा है तो। ठीक है, इसीलिए साउंड को इग्नोर कीजिए जितना साउंड आ रहा है उतना काफ़ी है, मतलब समझने के लिए, ठीक है ना? तो आइए तीसरा पॉइंट में देखते हैं खूनी न्यायालय। तो हुइक दल इंग्लैंड में जेम्स द्वितीय के राजगद्दी पर आसीन होने का विरोधी था। हुइक दल, अब देखिएगा, पाइएगा, अगर इसके बारे में पढ़े हुए हैं और नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, हम आइए हैं। तो हुइक दल और टोरी दल, तभी दो दल होते थे मंत्रिमंडल में, एक हुइक दल थे और एक टोरी दल थे। तो हुइक दल को इंग्लैंड में जेम्स द्वितीय की राजगद्दी पर होना पसंद नहीं था उन लोगों को। हुइक नेताओं ने चार्ल्स का अवैध पुत्र मनमथ का विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। चार्ल्स का अवैध पुत्र था जिसका नाम था मनमथ, ये राजकुमार था। तो इसको प्रेरित किया कि भड़काया कि तुम जेम्स द्वितीय के विरुद्ध में कदम लो। तो मनमथ ने क्या किया? वो बहकावे में आके एक सेना का गठन कर लिया और जेम्स द्वितीय पे आक्रमण करने का सोचा। वो सोचा कि उत्तराधिकारी खुद को घोषित कर लेंगे इंग्लैंड का। लेकिन जेम्स द्वितीय ने सेजामूर स्थान पर, नाम याद रखिएगा, सेजामूर स्थान पर जनमत को परास्त कर बंदी बना लिया। ये सब अगर आप लिखते हैं अपने आंसर में, कहाँ पे? सेजामूर स्थान पे, जो बता रहे हैं वहाँ वो सब आंसर में लिखते हैं, तो आंसर का क्वालिटी बहुत बढ़ जाता है, टीचर को खुश हो जाएगा ये सब देख के, और आपका अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ेगा ही। बंदी बना लिया और इसे मृत्युदंड भी दे दिया मनमथ को। इस न्यायालय को खूनी न्यायालय कहा जाता है। यही न्यायालय को मनमथ का विरोध किया, सेना का गठन किया और जेम्स द्वितीय उसके विरुद्ध में अपना सेना भेजा, उसको भी
परास्त कर दिया, कहाँ पे, सेजामूर स्थान पे। तो इसी को बोलते हैं खूनी न्यायालय। तथा जनता को जेम्स द्वितीय के अत्याचारी एवं कठोर नीति से घृणा हो गई। ठीक है, जेम्स द्वितीय को क्या हुआ, जेम्स द्वितीय जनता उससे घृणा करने लगी। जेम्स ने अपनी निरंकुश नीति को इंग्लैंड तक ही सीमित नहीं रखा, अपितु उसने आयरलैंड और स्कॉटलैंड में भी कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक देख चुके हैं तो आप मैप में एक बार आयरलैंड और स्कॉटलैंड को ज़रूर देखिए कि कहाँ कहाँ ये पड़ता है। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आप उसको मैप में तुरंत खोजिए कि कहाँ पे है, इससे क्या इंटरलिंक है, संबंध क्या है। ठीक है, ये दोनों जगह पे भी उसने अपना प्रभाव किया। एवं आयरलैंड में भी कैथोलिक अधिकारियों को नियुक्ति किया, आयरलैंड में भी, जिन्होंने वहाँ के प्रोटेस्टेंट व्यक्तियों पर अत्याचार किया। प्रोटेस्टेंट का सभी जगह अत्याचार होते रहा, अतः स्कॉटलैंड में अर्ल ऑफ आर्गिल ने विद्रोह किया। ठीक है, अर्ल ऑफ आर्गिल ने विद्रोह किया, किंतु कठोरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन किया गया। जेम्स द्वितीय जितना भी विद्रोह हो रहा था सबका दमन वो सफलतापूर्वक करते चले गए, लेकिन अंततः वैभवपूर्ण क्रांति को वो दबा नहीं पाए। दंड के तौर पर 300 व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया गया, 300, अतः लगभग 800 व्यक्तियों को दास बनाकर वेस्ट इंडीज में बेच दिया गया। 300 को मार डाला और 800 को वेस्ट इंडीज भेज दिया। आपसे एक क्वेश्चन है, आप ये बताइए, कमेंट में आप क्वेश्चन बताइए कि वेस्ट इंडीज का खोज किसने किया और क्यों किया, नहीं मतलब कि कब किया, और इसका नाम वेस्ट इंडीज क्यों पड़ा। आप ये क्वेश्चन कमेंट में इसका आंसर करके बताइए, और अगर नहीं पता तो कमेंट में बता दीजिए, हम आपको बता देंगे कि क्यों वेस्ट इंडीज़ का नाम वेस्ट इंडीज़ पड़ा। तो वेस्ट इंडीज़ में भेज दिया गया 800 सैनिकों को, अतिदास को। इससे इंग्लैंड की जनता के साथ साथ ये लिखने का मेरा ट्रिक है, मैंने बताया था कि हड़बड़ी में लिखते हैं, साथ साथ इस तरह लिखते हैं। स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड की जनता भी जेम्स का विरोधी हो गई, जेम्स द्वितीय के विरोधी हो गई, आयरलैंड और स्कॉटलैंड की जनता भी। ठीक है, चौथा रीज़न है कि टेस्ट नियम का अवहेलना। टेस्ट नियम क्या था कि पहले क्या होता था कि जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों ही कोई भी गद्दी वद्दी पर, कोई भी स्थान पर बैठ सकते थे। स्थान मतलब कि पद का बात कर रहे हैं, कोई भी पद पर बैठ सकते थे, लेकिन टेस्ट नियम का अवहेलना जेम्स द्वितीय के द्वारा किया गया। इसके बारे में पढ़ते हैं कि इंग्लैंड में चार्ल्स द्वितीय के समय संसद में टेस्ट अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत केवल एंग्लिकन चर्च के अनुयायी सरकारी कर्मचारी हो सकते थे। एंग्लिकन चर्च, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा, इसके आगे वाला वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा, एंग्लिकन चर्च के बारे में एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। एंग्लिकन चर्च अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि एक प्रकार का एक अलग धर्म वाला सीन था ये। ठीक है, बस इतना ही समझ लीजिए। अतः कैथोलिक को सरकारी सेवा से वंचित कर दिया गया, कैथोलिक सेवा को वंचित कर दिया गया। तो जेम्स द्वितीय को बुरा लगा कि भैया हम मैं कैथोलिक और हमसे ही तुम इस तरह करेगा, मेरा ही आदमी को तुम नहीं करने देगा। जैसे कि घर में एक पिता है, पिता अगर देखेगा कि बेटा को वो अधिकार नहीं मिल रहा है जो उसको मिलना चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसके विरुद्ध में लड़ाई करेगा, या फिर वो नियम ही बदल देगा जो कि वो बनाया गया है, जो कि वो पिता है, घर का करता धरता वही है, तो वो बदल सकता है। तो जेम्स द्वितीय ने भी यही किया। जेम्स द्वितीय ने स्वयं में कैथोलिक थे, इसलिए उन्हें यह स्वीकार नहीं था। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने राजा का विशेष अधिकार का प्रयोग किया। राजा के पास बहुत सारा विशेष अधिकार होता है, जैसे कि हमारा राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकारी है कि वो मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है। आप हमको कमेंट करके बताइए कि आर्टिकल कितना के तहत मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, कमेंट में ये बताइए। ठीक है, राजा का विशेष अधिकार का प्रयोग किया। अब वह किसी को भी पद पर आसीन तथा हटा सकता था। कौन, जेम्स द्वितीय। वह किसी भी अधिनियम को स्थगित कर सकता था, किसी भी व्यक्ति को दंड दे सकता था या दंड से बचा भी सकता था। राजा के इन अधिकारों का प्रयोग करके टेस्ट अधिनियम को स्थगित कर दिया गया। तो टेस्ट अधिनियम उम्मीद करते आप समझ गए होंगे, और टेस्ट अधिनियम को कैसे स्थगित किया, क्यों स्थगित किया जेम्स द्वितीय, ये भी आप समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग।
कैथोलिक को राज्य के पदों पर आसीन करना प्रारंभ कर दिया गया। अब क्या किया गया, कैथोलिक को राज्य के पद पर आसीन करना प्रारंभ कर दिया गया। इससे जनता में विद्रोह की भावना पनपी। कदम कदम पर जेम्स द्वितीय ने ऐसे कदम उठाए जिससे कि विद्रोह होना संभावी बनता चला गया। हमेशा से वो ऐसा ही करता चला गया, इसीलिए क्रांति हमें देखने को मिलती है। 5वां नंबर अगर हम पॉइंट की बात करें तो विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप। तो विश्वविद्यालयों में कैसे हस्तक्षेप किया जेम्स द्वितीय भैया, ये जानना जरूरी है। तो टेस्ट अधिनियम की अवहेलना करते हुए जेम्स द्वितीय ने विभिन्न उच्च पदों पर कैथोलिक की नियुक्ति किया। हम लोग पढ़े। विश्वविद्यालय भी जेम्स की इस नीति से बच नहीं सका। टेस्ट अधिनियम तो एक तो वो खारिज कर चुका था, उसकी अवहेलना कर चुका था। उसके बाद उसका टारगेट था विश्वविद्यालय में, क्योंकि विश्वविद्यालय में प्रोटेस्टेंट का बोलबाला था, तो वो चाहता था कि प्रोटेस्टेंट का सब जगह कैथोलिक आ जाए। तो जेम्स ने विश्वविद्यालय में भी कैथोलिकों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया। क्राइस्ट चर्च कॉलेज के अधिष्ठा मतलब होता है डीन, डीन मतलब वहाँ का हेड के पद पर एक कैथोलिक व्यक्ति को नियुक्त किया। कैथोलिक व्यक्ति को नियुक्त किया तथा मैकडॉनल्ड विद्यालय के सभी शिक्षाधिकारियों को हटा दिया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कुलपति को केवल इसलिए हटा दिया क्योंकि उन्होंने एक कैथोलिक को डिग्री देने से इनकार कर दिया। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि उसने जेम्स द्वितीय ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक जो थे कुलपति मतलब डीन, डीन नहीं कुलपति मतलब कि उसको चांसलर जिसको कि बोलते हैं, उसको हटा दिया क्योंकि वो कैथोलिक वाला को एगो को डिग्री नहीं दे रहा था एक व्यक्ति को, इसलिए उसको हटा दिया, जिससे कि जनता विरोध में आ गया। जाहिर सी बात है। 6 नंबर पॉइंट देखते हैं। 6 नंबर है फ्रांस से मित्रता। अब जेम्स द्वितीय फ्रांस से मित्रता करना क्यों चाहता था, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और मित्रता का परिणाम प्रजा के बीच में क्या हुआ। तो फ्रांस के शासक लुई का प्रभाव इस समय पूरे यूरोप में छाया हुआ था। लुई का प्रभाव क्या था, पूरे यूरोप में छाया हुआ था। चार्ल्स द्वितीय फ्रांस से आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त कर अपने निरंकुश शासन का इंग्लैंड में स्थापित करना चाहता था। फ्रांस से सहायता लेके अपना इंग्लैंड में वो निरंकुशता बढ़ाना चाहता था। इंग्लैंड की जनता यह नहीं चाहती थी। जाहिर सी बात है, कोई किसी के ऊपर निरंकुशता से व्यवहार करेगा तो वो नहीं चाहेगा। यद्यपि जेम्स की गृह नीति अत्यंत खराब थी, किंतु उसके पतन का वास्तविक रीज़न जो है गृह नीति नहीं थी, बल्कि वैदेशिक नीति थी। वैदेशिक नीति मतलब होता है कि विदेश से हम किस तरह से तालमेल रखते हैं, सामंजस्य रखते हैं, किस तरह से उसको हम लोग अपनाते हैं, उसका नीति को व्यापार किस तरह होता है विदेश से, इसको बोलते हैं वैदेशिक नीति। तो जेम्स द्वितीय का विदेशिक नीति बहुत ही खराब था। 7वां नंबर पॉइंट हम देखते हैं कि धार्मिक अनुग्रह की घोषणा। जेम्स द्वितीय ने 2 धार्मिक अनुग्रह किया था, फर्स्ट और सेकंड। उस बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल से। आपको ये कंटेंट जो है पूरा डिटेल से बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। आप इसको अच्छे से समझ के अपने हिसाब से अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आप अपने समझ से आंसर लिखिए, क्योंकि वो अपने समझ से आंसर लिखना सबसे बेस्ट होता है, किसी के बोलने से नहीं होता है। आप ये जो लिखे हुए हैं आप इसको भी हूबहू लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा आंसर माना जाएगा। लेकिन अगर आप अपने से लिखते हैं तो भी अच्छा है, नहीं लिखते हैं तो भी अच्छा है। इसको हम कोशिश करेंगे कि आपको पीडीएफ के थ्रू आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो धार्मिक अनुग्रह की घोषणा। जेम्स द्वितीय पूर्णतः कैथोलिक था, पहले भी हम लोग जान चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं, तथा इंग्लैंड को इसके कैथोलिक देश बनाना चाहता था। इंग्लैंड को कैथोलिक देश बनाना चाहता था। इसी उद्देश्य के पूर्ति हेतु उसने टेस्ट अधिनियम का अवहेलना किया। टेस्ट अधिनियम हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी को भी पद में बैठा देना, हटा देना, मृत्यु दंड दे देना, दंड दे देना, दंड से बचा देना, टेस्ट अधिनियम का अवहेलना था। टेस्ट अधिनियम की अवहेलना करके समस्त उच्च राज्य के पदों पर कैथोलिक की नियुक्ति की। जेम्स ने 1687 ईस्वी में धर्म अनुग्रह की प्रथम घोषणा की। कब किया धर्म अनुग्रह, तो 1687 में, जिसके द्वारा कैथोलिक तथा अन्य संप्रदाय पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया। 1688 में द्वितीय धार्मिक अनुग्रह की घोषणा किया गया। 1687 में पहला, 1688 में दूसरा। जेम्स के इस कार्य से प्रोटेस्टेंट अत्यधिक क्रोधित हुए तथा इस क्रांति की भावना उनमें प्रबल होने लगी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जनता ज़्यादा क्रोधित होने लगी, क्योंकि कैथोलिक शिखर पे पहुंच रहे थे और प्रोटेस्टेंट को नीचे दबाया जा रहा था, उसका कोई बात नहीं कर रहा था। ठीक है। 8वां नंबर अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो 8वां नंबर पॉइंट आता है 7 पादरियों को बंदी बना लेना।
पादरी क्या होता है कि चर्च में जो उच्च पद पे होते हैं, जो शिक्षा देते हैं, उसको पादरी बोलते हैं। तो जेम्स द्वितीय क्या किया था, 7 पादरियों को बंदी बना लिया था। तो जेम्स द्वितीय ने अपने दूसरे धार्मिक अनुग्रह में घोषणा किया कि प्रत्येक रविवार को गिरजाघर में पढ़ा जाएगा। गिरजाघर में पढ़ा जाएगा मतलब कि जैसे कि हिंदू भगवत गीता पढ़ते हैं, मुस्लिम कुरान पढ़ते हैं, फतवा, और उसी तरह गिरजाघर में उन लोग का धार्मिक क्या नाम है, आप इसका नाम कमेंट करके बताइए कि गिरजाघर में क्या पढ़ा जाता है। तो ये पढ़ने के लिए बोला गया सभी पादरियों को रविवार के रविवार। परंतु पादरियों ने यह स्वीकार नहीं किया। जेम्स ने पादरियों के इस कार्य का अपमान तथा विद्रोह समझा, अतः उन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया और उसे लंदन टावर में कैद कर लिया गया। अगर राजा का बात कोई नहीं मानता है तो इसका मतलब कि वो राज्य के विरुद्ध काम कर रहा है। आज भी ये सीन होता है। अगर सरकार का बात हम लोग नहीं मानते, सरकार की बातों का अवहेलना करते हैं, तो हम राजद्रोह के अंडर आते हैं। हालांकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे बोलने की, विरोध करने की पूर्ण आज़ादी है, लेकिन धीरे धीरे छीनते जा रहा। अतः उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर लंदन टावर में कैद कर लिया गया। इंग्लैंड की जनता ने जब पादरियों को टावर में जाते देखा तो वह क्रांति के लिए तैयार हो गए। अब किसी के धार्मिक गुरु को कैद कर लिया जाएगा या बंदी बना लिया जाएगा तो साधारण सी बात है कि उसको उसके विरुद्ध विद्रोह करने का जनता सोचेगी ही, ठीक है। 9वां नंबर पॉइंट देखते हैं, जेम्स द्वारा जनता की शक्ति को ना समझ पाना। जहाँ जहाँ जेम्स है वहाँ मतलब कि जेम्स द्वितीय की बात हो रहा है, ठीक है ना। तो जेम्स का यह भ्रम था कि वह जनता की शक्ति के द्वारा भयभीत करके स्वेच्छाचारिता से शासन कर लेगा। जेम्स यह सोचता था कि हम सैनिक रख लेंगे, बॉडीगार्ड रख लेंगे, हम तरह तरह का इस पर अत्याचार करेंगे और जनता वो सुन लेगी और हम अपना शासन कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेम्स के लिए यह आवश्यक था कि वह जनता की भावना को परखता और चार्ल्स द्वितीय के समान शासन करता, किंतु उसने जनता की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया था। जनता की शक्ति को समझने में वह असफल रहा। सही बात है, जनता को समझने में असफल रहा, तभी तो इतना क्रांति हो रहा था, नहीं तो इतना क्रांति कैसे होता था, नहीं होता। 10वां नंबर पॉइंट है जेम्स द्वितीय के पुत्र का जन्म। अब ये हम बोल सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न रहा ये वाला क्रांति होने का। कौन क्रांति? जो हम लोग पढ़ रहे हैं भैया, 1688 की वैभवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति, शानदार क्रांति, वही तो पढ़ रहे हैं। तो जेम्स द्वितीय का पुत्र का जन्म। तो जेम्स की प्रथम पत्नी से 2 पुत्रियां थी, जिसका नाम था मैरी और एन। ये दोनों प्रोटेस्टेंट थे। चलो, उसके वंशज में कोई तो प्रोटेस्टेंट था। अतः जनता का यह विचार था कि जेम्स द्वितीय की मृत्यु के पश्चात मैरी ही रानी बनेगी और प्रोटेस्टेंट का पुनः सुविधा प्राप्त हो सकेगी। जेम्स द्वितीय मरेगा तो उसके बाद मैरी या एन बनेगा और वो प्रोटेस्टेंट की सुविधा प्राप्त करेगी। किंतु 10 जून 1688, कब? 10 जून 1688 को जेम्स द्वितीय की द्वितीय पत्नी, जिसका नाम था मॉडेना, क्या नाम था द्वितीय पत्नी का? मॉडेना, ने पुत्र को जन्म दिया 1688 में, 10 जून 1688। और कुछ ही दिन बाद क्रांति प्रारंभ हुआ। यह कैथोलिक था, अतः जनता को पुनः भय का माहौल हो गया। क्या भय का माहौल हो गया? कि इसको राजा फिर से ना बना दिया जाए। राजा अगर बना देगा तो फिर से कैथोलिक का बोलबाला हो जाएगा। जनता ने जेम्स द्वितीय के विरुद्ध क्रांति करना आवश्यक समझा। क्रांति तो अब होएगा ही भाई। साउथ गेट, जो कि एक इंग्लैंड के प्रमुख विचारक रहे हैं, उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? यद्यपि जेम्स के पतन के कारणों के लिए उसके शासनकाल के लिए अनेक कार्य उत्तरदायी हैं। उसने सदैव जनता का हित देखा, उसने सदा जनता को पीछे देखा, अपना निरंकुशतापूर्ण व्यवहार किया, इच्छा के विरुद्ध शासन किया, असंवैधानिक तरीके से निलंबन तथा विमोचन। विमोचन का मतलब है कि कोई पद पर किसी को आसीन कर देना, बैठा देना। विमोचन का अधिकार का प्रयोग किया, धार्मिक न्यायालयों की स्थापना करके कानून को भंग किया, गिरजाघरों तथा विश्वविद्यालयों का आक्रमण करके पादरियों तथा टोरियों को रुष्ट किया गया। उसका 7 पादरियों को बंदी बना लिया गया। उसने शक्ति द्वारा स्वेच्छाचारी बनने का कोशिश किया, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये सब डिटेल से। किंतु उसने लिखा है, किंतु
यदि साउथ गेट किसने लिखा है? साउथ गेट ने, साउथ गेट ने लिखा है। किंतु यदि उसके पुत्र ना हुआ होता तो इसमें संदेह है कि यह क्रांति होती अथवा नहीं होती। अगर उसका पुत्र नहीं हुआ होता, जो कि क्या था, जो कि एक कैथोलिक था, कैथोलिक था। द्वितीय पत्नी का नाम क्या था? मॉडेना। कब हुआ था? 1688 में। अगर नहीं होता तो ये कहना मुश्किल है कि यह क्रांति होता भी अथवा नहीं होता। जिस दिन 7 पादरियों को मुक्त किया गया था उसी रात एक सभा का आयोजन हुआ। इस सभा ने निर्णय लिया कि जेम्स द्वितीय के दामाद कौन था? विलियम ऑफ ऑरेंज, जो हॉलैंड का राजा था, इंग्लैंड के राज सिंहासन के लिए आमंत्रित किया गया। इंग्लैंड में आमंत्रित किया गया विलियम को कि भैया तुम आओ और यहाँ का राज सिंहासन अब तुम संभालो। और विलियम क्या था? उस समय फ्रांस से युद्ध करने के लिए व्यस्त था, फ्रांस से युद्ध में व्यस्त था। इसलिए हॉलैंड की शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने इंग्लैंड आना को स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि इंग्लैंड से अगर उससे मित्रता हो गई तो हॉलैंड का ताकत बढ़ जाएगा और वो फ्रांस के साथ युद्ध में सफल हो जाएगा। यह देखकर जेम्स ने 23 दिसंबर 1688 ईस्वी को राजमुहर को टेम्स नदी में फेंककर फ्रांस भाग गया। जेम्स द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर लिया, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वो भाग गया। इस प्रकार रक्त की एक बूंद बहाए बिना इंग्लैंड की क्रांति हुई। इसलिए इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। अब देखिए इसका महत्वपूर्ण परिणाम हुआ, रक्तहीन क्रांति महत्वपूर्ण परिणाम हुआ। 22 जनवरी 1689 को, 89 मतलब 89 को संसद की पुनः बैठक हुई, जिसमें संसद ने विलियम के समक्ष कुछ शर्तें रखी, जिनकी मैरी और विलियम ने स्वीकार किया। इस प्रकार जेम्स द्वितीय के पश्चात इंग्लैंड के सिंहासन पर विलियम तथा मैरी संयुक्त रूप से आसीन हुआ। बाद में ये बहुत ही अच्छा शासक बनते हैं। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों को साथ लेके चलने का योजना इन लोगों के द्वारा तैयार किया गया। और हम लोग इसके बाद क्रांति का महत्व, इसको अब इस वीडियो में नहीं करेंगे, इसको अगला वीडियो में करेंगे। आप कमेंट करके बताइए कि ये आपको क्वेश्चन का आंसर कैसा लगा, इसमें आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। और जो नहीं समझ में आया वो कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करें, जैसे कि हमको पता चल सके कि आपको ये समझ में नहीं आया। तो उस पर हम फिर से वीडियो आपको बना देंगे, फिर से समझा दिया जाएगा और आपको ये पूरा का पूरा आंसर आपको दे दिया जाएगा PDF के थ्रू। आप हालांकि आप जो है इसको रुकिए, पूरा का पूरा यहाँ स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, 7, 8 और 9। अभी यहाँ से ये वाला अभी क्लियर नहीं हुआ है तो इसको अभी आप छोड़ दीजिए, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि ये आपको कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो वैभवपूर्ण क्रांति को नहीं समझ पाए, जिनको ये समझना है। बहुत ही लंबा वीडियो इस पर बना दिए हैं, आप इसको अच्छे से देख के बहुत अच्छा से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम लोग का होगा क्रांति का महत्व एवं प्रभाव। ये वो छोटा सा, बस छोटा सही में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, इंग्लैंड में ही क्यों हुई। उसके बाद पढ़ेंगे कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद पढ़ेंगे विलियम थर्ड और मैरी एन। पार्ट 2 में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग का हिस्ट्री ऑनर्स का, वो सब क्लियर सब होते जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए इस चैनल पे और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।